नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रतिदिन की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूं आपके लिए पॉलिटी विषय के प्रश्नोत्तरों की प्रैक्टिस कराने के लिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। यहां हम आपको वर्ग 3 को मुख्यतः टारगेट करके ये बैच चालू किए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से आगाह कर दूं कि यहाँ जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो केवल वर्ग 3 की चयन परीक्षा तक सीमित नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पॉलिटी विषय आता है, आप वहां बैठ के मतलब उस एग्जाम में आपको इस क्लास से क्या मिलने वाली है, हेल्प मिलने वाली है और आपकी मदद ही होने वाली है। तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये वर्ग 3 चयन परीक्षा की क्लास है, तो केवल वही छात्र या वही स्टूडेंट ही इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ऐसे सभी छात्र जिनके एग्जाम में पॉलिटी विषय आना है, तो वो इस क्लास की सहायता से अपने ज्ञान क्षेत्र में क्या है बढ़ोतरी कर सकते हैं और उनको एग्जाम हॉल में निश्चित तौर पे क्या है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि उनको एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न पर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धन दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? आज की क्लास के जो मुख्यतः प्रश्न होने वाले हैं वो आपके भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर केंद्रित करके तैयार किए गए हैं। तो एक मिनट में आपको सबसे पहले राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे दूं। तो आज के जो मुख्यतः प्रश्न है वो डिपेंड करते हैं आपके भाग 4 पर, पार्ट 4 पर। भाग 4, संविधान के भाग 4 जिसमें आपने लिखे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनमें आपके जो आर्टिकल हैं 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल को क्या है बताया गया है। तो आज हम जो भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं वो मुख्यतः केंद्रित है आपके पार्ट 4 जिसमें अपन ने लिखे हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसमें जो आर्टिकल हैं आपके जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के अनुच्छेदों को अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उनके व्याप में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। बात कर लें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको हमने कहाँ के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं, तो देख लेते हैं अपन इनको कहाँ से हमने प्रेरित होकर लिए हैं। तो आयरलैंड, कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से हमने अपने भारत देश के संविधान में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या है शामिल किए हैं। अब आयरलैंड से केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही नहीं लिए गए हैं, हमने आयरलैंड से ट्रिपल एन लिए हैं, 3 प्रकार की चीजें ली हैं, उनको हम ट्रिपल एन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो ट्रिपल एन है, तो देख लेते हैं क्या क्या देखे हैं अपन ट्रिपल एन के में। तो आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? ट्रिपल एन लिए हैं। पहले एन से अपन ने बता दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोल दिए भाई? नीति निर्देशक तत्व। दूसरा एन से हमने लिए हैं निर्वाचन, किसका लिए हैं? निर्वाचन। और निर्वाचन भी किसका? राष्ट्रपति का। निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति का। तो दूसरे एन से क्या देख लिया हमने? निर्वाचन। और तीसरे एन से हमने बोल दिए नॉमिनेशन अर्थात नामांकन। नॉमिनेशन अर्थात नामांकन, अर्थात मैं मनोनीत की बात कर रहा हूं। नॉमिनेट करते हैं ना, नॉमिनेट देख लिए तो क्या है? नॉमिनेट मतलब नामांकित करते हैं। मनोनीत किसको बोलते हैं? मनोनीत। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो वो मनोनीत करना हमने कहां से प्रेरित होकर लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड से हमने साथ ही साथ क्या लिए है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है उनका संबंध किस किस क्षेत्र से होना चाहिए? तो साहित्य, समाज सेवा, साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान, इन क्षेत्रों से संबंध रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यह हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। तो एक एन का मतलब मनोनीत अर्थात आपका नॉमिनेट वाला हो गया। दूसरे एन से हमने देख लिए निर्वाचन, तो निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी हमने कहां से शामिल किए हैं? आयरलैंड से शामिल किए हैं। तो
इतना आपके लिए क्या है ना एक्स्ट्रा फैक्ट होने वाले हैं, इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धन दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा क्या की गई है, प्रदान की गई है। तो बात कर लूं मैं आपके आर्टिकल नंबर 45 की, अपन बारी बारी से सभी कुछ पढ़ लेते हैं ना। तो आर्टिकल नंबर 45 में लिखा गया है कि आपके जो 6 से 14 साल आयु के जो बच्चे हैं, इनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य का क्या रखा जाएगा भाई, ध्यान रखा जाएगा। तो आर्टिकल नंबर जो 45 लिखा है, इसमें क्या लिखा गया है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य का क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। और बात कर लूं मैं आपका आर्टिकल नंबर 46 है, तो इसमें आपके जो निर्धन दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं, इनकी शिक्षण संबंधी और आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सहायता की जाएगी अर्थात सुधार किया जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा गया है कि निर्धन और दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं, उनकी शिक्षा और आर्थिक सुविधा क्या की गई, उनको प्रदान की जाएगी। और आर्टिकल नंबर 45 में हमने क्या देख लिया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा, उनके पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान रखा जाएगा और उनके स्वास्थ्य संबंधी चीजों को भी क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। बात कर लें हम आर्टिकल नंबर 47 की, तो आर्टिकल नंबर 47 में आपका व्यक्तियों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में क्या करना है, बढ़ोतरी करना है। लोक स्वास्थ्य में करना है, बढ़ोतरी करना है। ये कौन कहता है, आपका आर्टिकल नंबर 47। और आपका जो आर्टिकल नंबर 48 है, इसमें आपका बताया गया है कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में। किसके बारे में बताया गया है भाई, कृषि व पशुपालन संगठन के बारे में। कृषि व पशुपालन संगठन के बारे में किसमें बताया गया है, आपका आर्टिकल नंबर 48 में सॉरी। और 48 के ए में आपका पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में ही बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण। आर्टिकल नंबर 48 के ए में आपका पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण के बारे में बताया गया। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में बताया गया। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ इस क्वेश्चन से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लें, आपका जो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धन और दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका आर्टिकल नंबर 46। अनुच्छेद 46 में यह चर्चा की गई है कि जो निर्धन और दुर्बल वर्ग के लोग हैं, इनकी शिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा और इनकी आर्थिक स्थिति में क्या की जाएगी, बढ़ोतरी की जाएगी, कुछ न कुछ सुधार करने के लिए प्रयास उठाए जाएंगे। फिर लगे नंबर हमने देख लिया कि आर्टिकल नंबर 45 आया है। आर्टिकल नंबर 45 में क्या लिखा गया है कि जो 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चे हैं, इनको शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा और उनका समुचित प्रबंधन किया जाएगा। फिर आया था आपका आर्टिकल नंबर 47, तो इसमें व्यक्तियों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में क्या की जाएगी, बढ़ोतरी की जाएगी। और इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 48 था, इसमें कृषि एवं पशुपालन संगठन की चर्चा की गई है। और इसका 48 का एक ए है, इसमें क्या बताया गया है कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल नंबर 48 के ए में दी गई है। तो जानकारी बहुत अच्छी है, कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। और चलते हैं फिर हम अगले प्रश्न पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो बात कर लें हम आर्टिकल नंबर 18 की। तो आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। क्या कहता है, उपाधियों का अंत।
और ये किसके अंतर्गत आता है? आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। क्या है? ये आता है आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता के अधिकारों को आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक के आर्टिकलों में रखा गया है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये तो क्या बोलता है? 18 उपाधियों का अंत, और किसके अंतर्गत आता है? समानता के अधिकारों के अंतर्गत आता है। और समानता के अधिकारों को कहां से कहां तक वर्णन किया गया है? 14 से लेके 18 तक। मतलब कोई भी व्यक्ति शिक्षण और सेना संबंधी उपाधियों को ही धारण कर सकता है, इसके अलावा कोई भी ऐसी उपाधि वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता जिससे समाज में भेदभाव या ऊंच नीच की क्या है, मतलब विसंगति उत्पन्न हो। तो आर्टिकल 18 मतलब गैर संवैधानिक, मतलब आप शिक्षा संबंधी और आपको जो सेना संबंधी उपाधि हैं उनके अलावा किसी प्रकार की उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। फिर बात कर लें हम आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल नंबर 21 ये बोलता है कि गौरवपूर्ण जीवन जीने का क्या दे रहा है भाई? ये अधिकार दे रहा है, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, इसी में आपका क्या देखा गया है? 2011 में क्या मिल गया है भाई? सोने का अधिकार, सोने का अधिकार। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रात्रि में कोई तेज लाउड स्पीकर वगैरह, डीजे वगैरह या कोई बैंड ढोल वगैरह नहीं बजा सकते हैं। अगर बजाते हैं तो उनके विरुद्ध क्या होती है? कार्यवाही होती है। तो सोने का अधिकार 2011 में जुड़ा, जो कि आपका किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। इसी में आपका 2017 में एक और जुड़ता है, कौन सा? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। क्या जुड़ता है भाई? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार भी इसमें क्या है? जोड़ा गया है। और आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 21 के ए में, आर्टिकल 21 के ए में क्या जोड़ा गया है भाई? 86वां संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है, जो कि 2002 में होता है। कब होता है? 2002 में होता है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर 21 के ए में लिखा गया है। ठीक है, और बात कर रहे हैं हम काम करने के अधिकार को, किसमें बताया गया है? आपके आर्टिकल नंबर 41 में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होने वाला है। और 46 के बारे में तो हमने थोड़ी देर पहले देख ही लिए हैं। इसमें क्या होता है कि जो निर्बल और दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पिछले क्वेश्चन में इसको हमने देख ली है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन अपन ने देख लिया। 18 ये कहता है उपाधियों का अंत, 21 कहता है गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, 41 में आपका बताया गया है कि काम करने के अधिकार को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। और आर्टिकल नंबर 46 अभी हमने पीछे देख के आए हैं कि जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं और आपके दुर्बल और आपके असहाय लोग हैं, है ना, उनके शिक्षा संबंधी सुधारों को और आर्थिक जरूरतों को क्या है? पूरा करने का राज्य सरकार का दायित्व है। ये आपका आर्टिकल नंबर 46 कहता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 41 होगा। तो स्क्रीनशॉट वगैरह किसी को लेना हो तो ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आपका आर्टिकल नंबर 51 है। इसमें क्या बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी बातों को बताया गया है। बात कर लूं मैं आर्टिकल नंबर 48 की। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 48 में क्या लिखा है भाई? आर्टिकल नंबर 48 में क्या लिखा है? कृषि एवं पशुपालन संगठन। थोड़ी देर पहले भी हमने देखे हैं। क्या लिखा है इसमें? कृषि व पशुपालन संगठन। कृषि व पशुपालन संगठन की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 48 में की गई है। और इसी में 48 के ए में हमने अभी आपको बताया है कि वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण, क्या बताया गया है? पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण को बताया गया है ना, वन्य जीव संरक्षण के बारे में बताया गया है। बात कर लूं मैं आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42 में क्या लिखा है भाई? आर्टिकल नंबर 42 में लिखा है कि योग्यता के अनुसार व्यक्ति को क्या मिलेगा? रोजगार के अवसर मिलेंगे। और क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो योग्यता के अनुसार क्या मिलेगा? रोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा।
और आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 39 के ए में क्या, आर्टिकल नंबर 39 के ए में क्या लिखा है, निःशुल्क विधिक सहायता। क्या लिखा है, निःशुल्क विधिक सहायता। तो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार कहां से मिला है, आर्टिकल नंबर 39 के ए से मिला है। और आर्टिकल नंबर 39 में क्या लिखा है, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया। किसमें, सामाजिक राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय। ठीक, तो इतनी सारी जानकारी यहां से निकल के आती है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 51 आपको यह बताया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में आर्टिकल नंबर 51 बताता है। बात कर ले हम फिर आर्टिकल नंबर 48, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, कृषि एवं पशुपालन संगठन। और आर्टिकल नंबर 48 के ए में वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण की चर्चा की गई है। बात कर लें आर्टिकल नंबर 42 की, तो आर्टिकल नंबर 42 ये कहता है कि योग्यता के अनुसार व्यक्ति को रोजगार और उसके अवसर प्रदान किए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे। और आर्टिकल नंबर 39 में लिखा गया है कि सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है आर्टिकल नंबर 39 का ए है, उसमें यह बताया गया है निःशुल्क और निःशुल्क विधिक सहायता क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता क्या है, उपलब्ध कराई जाएगी। आर्टिकल नंबर 39 का ए, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, तो स्क्रीनशॉट वगैरह किसी को लेना हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। फिर चलते हैं अपन आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, आपको यह बताना है। तो महिलाओं के आर्थिक क्षेत्रों में क्या है, कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की जो रक्षा करता है, इसके लिए करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। और अगर हम बात कर लें इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जो समान काम के लिए समान क्या मिलेगा, आपको भुगतान किया जाएगा। पुरुष और महिलाओं में क्या है, बहुत सारी जगह ये कुरीतियां हैं कि समान काम के बदले महिला को कम पेमेंट मिलती है और पुरुषों को क्या मिलती है, ज्यादा पेमेंट मिलती है। तो इस प्रकार का भेदभाव ना हो, महिला और पुरुष एक समान हो, तो उनको रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों और समान काम और समान प्रकृति के कामों के लिए क्या है, महिला और पुरुष को एक बराबर वेतन मिले। यह कौन बोलता है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कहता है। और इसकी चर्चा अगर मैं बात कर लूं आर्टिकल नंबर किसमें है, 38 में है। किसमें है, आर्टिकल नंबर 38 में है। अनुच्छेद 38 में भी इसकी क्या की गई है, चर्चा की गई है। उसमें यह बोला गया है कि रोजगार के जो अवसर हैं महिला और पुरुष को एक समान, मतलब भर्ती हो रही है या आपका प्रमोशन वगैरह हो रहा है या फिर कहीं कोई महिला और पुरुष एक ही संस्थान में काम कर रहे हैं, तो भर्ती के लिए भी दोनों के लिए क्या होंगे, समान चीजें होंगी, समान नियम कानून होंगे। उनके प्रमोशन के लिए भी क्या होंगे, समान कानून होंगे। और साथ ही साथ उनको वेतन भी बिना किसी भेदभाव के एक जैसा मिलेगा, समान काम के लिए समान वेतन। तो अगर आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 38 में है। और अगर अधिनियम पूछ रहा है तो अधिनियम कौन सा है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो संविधान में वर्णन है ना, तो संविधान के द्वारा ही दिए गए हैं, तो संविधान आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और संविधान में भी किसमें दिया गया है, आपका भाग 4। किसमें दिया गया है, भाग 4। और अगर आर्टिकल पूछ रहे तो कहां से, 36 से लेके 51 तक। और लिए कहां से हैं, आयरलैंड से लिए हैं। कहां से लिए हैं अपन ने भाई, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन कब होता है आपका, 1976 में होता है। इसको क्या कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इमरजेंसी का प्रयोग करके इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारी क्या है चेंजेस किए थे संविधान में। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को उसमें बहुत हद तक कंट्रोल किए इनने, है ना। और इन्होंने क्या किए थे, 1976 के संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। क्या जोड़े थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। ठीक है, और आपका 1976 में ही क्या होता है, आपके संविधान की जो क्या होती है, प्रस्तावना होती है। संविधान की जो प्रस्तावना होती है इसमें 3 शब्द जोड़ते हैं।
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। और भी बहुत सारी क्या हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं। तो 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, क्योंकि संविधान ने सरकार को क्या किया है, मार्गदर्शन हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, डीपीएसपी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने ली है, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये बताया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बारे में बताता है? तो भाग 1 में क्या लिखा है भाई, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ व का राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। और इसके लिए जो आर्टिकल है आपके 1 से लेके 4 तक के क्या है, अनुच्छेद है। बात कर लूं मैं भाग 2 की, तो ये किसके बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, नागरिकता। और इसमें आपके आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक के क्या है, आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। भाग 3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, जिसकी चर्चा 12 से लेके कहां तक की गई है भाई, 35 तक की गई है। और भाग 4 जो आपका है ये डीपीएसपी अर्थात आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। इसका उल्लेख कहां से कहां तक मिलता है, 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल में देखने को मिलता है। तो राज्य के नीति निर्देशक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। भाग 4 में इसकी चर्चा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो पोषण स्तर को क्या है, ऊपर उठाना, यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसको हमने पढ़े हैं। और कमजोर श्रेणियों के बारे में आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये भी हमने देखे हैं। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, ये आपका आर्टिकल नंबर कहाँ देखे अपन ने, 58 में देखे हैं। ठीक है, और पोषण स्तर को अपन ऊपर उठाना है, अपन ने निर्धन और दुर्बल वर्ग के लिए अपन ने शिक्षा संबंधी देखे ना, ये तो आपका आर्टिकल नंबर ये कहाँ देख लिए थे अपन ने, इसको 42 में देख लिए थे, सॉरी 46 में देखे थे ना इसको अपन ने, देखे 46 में देखे थे, है ना। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। और पोषण आहार के स्तर को क्या है, ऊपर उठाने के लिए, ये भी हमने देख लिए हैं। तो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास करना, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए ये भी आपको मिल जाएगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण आपका आर्टिकल नंबर 50 में मिल जाएगा। और पोषण स्तर को ऊपर करना, पोषण स्तर को ऊपर करना आपका कहाँ मिल जाएगा, आर्टिकल नंबर 47 किससे मिलता है भाई, 47 में इसकी अपन ने चर्चा देख लिए थे। ठीक है, तो 47 में अपन ने पोषण स्तर को उठा लिए। 46 में हमने देख लिए कि कमजोर श्रेणी के लोगों को आर्थिक हितों और इनको शैक्षणिक सहायता भी उपलब्ध कराना। और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण आपका आर्टिकल नंबर 58 नहीं 50 बोला भाई, आर्टिकल नंबर 50 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है भाई, कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डीपीएसपी है, वह भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का क्या है, घोषणा पत्र है। क्या है, घोषणा पत्र है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार तो होगा नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकारों की सीमा तो कहाँ है भाई, 12 से लेके कहाँ तक है आपके, 35 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ है, 36 से लेके 51 तक है। और 51वां ही अनुच्छेद पूछा है, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। और ये तो आपका भाग 11 हो गया, तो 11 भाग तो यहाँ तक आएगा नहीं। और ये आपका भाग 18 हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। इसकी बाउंड्री कहाँ तक लगती है, ऑप्शन नंबर बी वाला ही आपका क्या होने वाला है, एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो आपका जो आर्टिकल नंबर 40 है, यह तो आपका गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है।
आर्टिकल नंबर जो 37 है कि डीपीएसपी को अगर कोई राज्य क्या है फॉलो नहीं करता तो उसको आप न्यायालय में वाद योग्य नहीं, मतलब न्यायालय में जाकर, जैसे मेरे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, उनका यदि कोई हनन करता है, यदि उनको कोई क्या है पूरा नहीं करता है, तो उसके लिए मैं न्यायालय में जाके आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता हूं और आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। लेकिन अगर डीपीएसपी को कोई राज्य पूरा नहीं करता है तो उसको मैं न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता हूं। इसको रोकता कौन है? आर्टिकल नंबर 37। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 47 है इसमें क्या बताया गया है? पोषण स्तर, व्यक्तियों के पोषण स्तर में क्या लाना? वृद्धि लाना या क्या करना? सुधार करना, वृद्धि करना। ये आपका क्या आ जाएगा? पोषण स्तर में सुधार करना। और बात कर लें हम आर्टिकल नंबर आपका जो 44 है, ये किसको बताता है? 4 और 4 क्या है? दोनों एक समान नंबर है। आर्टिकल नंबर 44 में दोनों नंबर क्या है? एक समान है, एक जैसे हैं, समान है। तो किसको बार बताता है? समान नागरिक संहिता को बताता है। किसको बताता है भाई? समान नागरिक संहिता को बताता है। ठीक, तो 40 में हमने देख लिए ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 37 में हमने देख लिए कि डीपीएसपी को यदि कोई पूरा नहीं कर रहा है तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में उनके आप जा नहीं सकते हो। तो आर्टिकल नंबर 37 के तहत 47 में हमने देख लिए कि पोषण स्तर में सुधार लाना या वृद्धि करना आपका आर्टिकल नंबर 47 कहता है। और 44 दोनों नंबर क्या है? एक जैसे हैं, समान है। तो समान नागरिक संहिता को कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 44 बताता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें कल्याणकारी राज्य की क्या की गई है? संकल्पना की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही क्या होने वाला है? एकदम राइट होने वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बंदी बनाया गया है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितने घंटों के भीतर? 24 घंटों के भीतर। और ये यात्रा के समय के अलावा है ना, यात्रा के समय को छोड़कर। और इसकी चर्चा तो आपके आर्टिकल नंबर 32 में भी है। और आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो रिट जारी होती हैं, 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, उनमें से जो आपकी पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, उसके अंतर्गत क्या है? यह आता है ना, उसके अंतर्गत भी यह क्या है? आता है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर तो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। 24 घंटों के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है या गिरफ्तार किया गया है। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है उसमें पहली ही रिट है हेबियस कॉर्पस, अर्थात आपका जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसके अंतर्गत यह लिखा गया है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायपालिका से प्रवर्तनीय है, संसद द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायपालिका से प्रवर्तनीय है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो संसद द्वारा क्या है? ये प्रवर्तनीय है। क्या है भाई? संसद द्वारा प्रवर्तनीय है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आपका आर्टिकल नंबर जो 40 है ये गांधीवादी सिद्धांत है। इसके अंतर्गत हमने देखे हैं कि राज्य क्या है? आपका ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, यह उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 40 ये बोलता है। बाकी तो अपन ने देख ही लिए हैं। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 16 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 16 आपका देखो यहाँ मौलिक अधिकारों के वो लिखे गए हैं जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपका 19 से लेके कहाँ तक है भाई? 22 तक है। समानता का अधिकार 14 से लेके कहाँ तक है? 18 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से लेके कहाँ तक है? 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से लेके कहाँ तक है? 28 तक है। तो आपसे पूछा किसका है? अनुच्छेद 16। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल अगली कक्षा में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर और भी अच्छी जानकारी को लेकर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।